नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 दीपकम भाग 1 का पहला पाठ वयम वर्णमालाम पठामः लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रिय छात्रों, प्रथमः पाठः यानी पहला पाठ वयम वर्णमालाम पठामः। वयम यानी हम सब, वर्णमालाम वर्णमाला को पठामः पढ़ते हैं। हम वर्णमाला पढ़ते हैं। चलिए संस्कृत वर्णमाला की शुरुआत करते हैं वर्णों के बारे में। वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण जिसे हम अक्षर कहते हैं, अ, आ, ई, क, ख, ग आदि, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वराः व्यंजनानि च। पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो वर्ण दो प्रकार के हुए, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। चलिए सबसे पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। स्वराः यानी स्वर। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वराणाम यानी स्वरों का, उच्चारण स्वतंत्र रूपेण, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी की सहायता से, भवति होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वराः द्विविधाः सन्ति। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। हमने ऊपर देखा वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहां पर दिया है स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला समानाक्षराणि संध्यक्षराणि च। पहला होता है समान अक्षर और दूसरा है संधि अक्षर। चलिए दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिया है समानाक्षराणि यानी समान अक्षर। इसमें यहां पर ह्रस्व और दीर्घ रूप दिया है। तो ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, री और ली का दीर्घ रूप नहीं होता। यहां पर दिया है ली वर्णस्य दीर्घा न संति। इस ली, इस वर्ण का, इस स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता है। जैसे अ का दीर्घ रूप है आ, ई का ई, उ का उ, री का री। तो ली का केवल ह्रस्व रूप होता है। ये हैं समान अक्षर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं हम संधि अक्षरों की ओर। संध्यक्षराणि संधि अक्षर। इसमें भी हमें ह्रस्व और दीर्घ दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे संधि अक्षरों के ह्रस्व रूप नहीं होते, तो हम ह्रस्व को छोड़ देते हैं। दीर्घ रूप जो है वो है ए, जो अ प्लस ई से मिलकर बनता है ए। दूसरा है ऐ, जो अ प्लस ए से बनता है ऐ। तीसरा है ओ, यानी अ प्लस उ दोनों मिलकर बनाते हैं ओ। चौथा है औ, जो अ प्लस ओ इन दोनों से मिलकर बनता है औ। तो संधि अक्षरों में है ए, ऐ, ओ, औ। ये चार संधि अक्षर हैं। और इससे पहले जो हमने देखा था अ, आ, ई, उ, री, ली, ये समान अक्षर हैं। चलिए समानाक्षर और संधि अक्षरों को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुनासिक स्वरों की ओर। ये अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। मुखेन सह यानी मुख के साथ साथ, नासिकया अपि नाक से भी, उच्चारिताः बोले जाने वाले, स्वराः स्वर, अनुनासिक स्वराः सन्ति अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। यानी वे स्वर जो मुख के साथ साथ नाक से भी बोले जाएं, यानी नाक की सहायता से बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर। चलिए देखते हैं कौन से होते हैं। जैसे अंग, आंग, इंग, ईंग, ऊंग, ऊंग, रिंग, रींग, लिंग, एंग, ऐंग, ओंग, औंग। यानी इनके ऊपर जो चंद्र बिंदु लगी है, इसको बोलने में नाक की सहायता ली जाएगी। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर। अर्थात इन सभी स्वरों के साथ ऊपर जो आप चंद्र बिंदु देख रहे हैं, ये लगाया जाए तो इन्हें क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर कहेंगे। इस प्रकार ये सभी स्वर हमने पढ़े हैं।
स्वरों के बाद हम आगे बढ़ते हैं व्यंजनानी, व्यंजनों की ओर। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनानाम उच्चारणे, व्यंजनों के उच्चारण में कस्यचित्, किसी न किसी, स्वरस्य, स्वर की, सहायता यानी सहायता, अवश्यम भवति, अवश्य होती है। अर्थात व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अतः वर्णमालायाम व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अ इति स्वरस्य योजनम भवति। इसलिए वर्णमालायाम, वर्णमाला में, व्यंजनानाम उच्चारणार्थम, व्यंजनों के उच्चारण के लिए, व्यंजनों को बोलने के लिए, सर्वत्र, सभी जगह अ इस स्वर की सहायता ली जाती है या उनके साथ अस्वरस्य योजनम भवति, अस्वर जोड़ा जाता है। तो सभी व्यंजनों को बोलने में कौन सा स्वर जोड़ते हैं? अ। इसलिए उनको बोलने में किसकी सहायता ली? स्वरों की। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। चलिए उदाहरण देखते हैं। हमने एक व्यंजन लिया क, इसके साथ में जोड़ा है अ, अब दोनों मिलकर बनेगा क। इसी तरह से दूसरा व्यंजन लिया है ख, इसमें अ जोड़ेंगे तब ये बनेगा ख। इसी प्रकार से ग प्लस अ, ग। इसी तरह से घ प्लस अ, घ। तो इन व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी सहायता ली जा रही है? स्वरों की। यहां हमने कौन सा स्वर जोड़ा है? अ स्वर जोड़ा है। अत्र व्यंजनम केवलम क, ख, ग, घ इत्येवस्ति। यहां पर, अत्र मानी यहां पर, व्यंजनम केवल, व्यंजन तो केवल क, ख, ग, घ ये ही हैं। इनको हम क, ख, ग, घ ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? ये हलंत हैं, इनके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। स्वर जुड़ने के बाद हम इसे बोलेंगे क, ख, ग, घ। अतः इनको बोलने में किसकी सहायता ली जा रही है? अ की। अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति। अत्र मानी यहां, इन व्यंजनों के साथ में अ स्वर है, ये केवलम उच्चारणार्थम, केवल उच्चारण के लिए, योजितः अस्ति जोड़ा गया है। इन व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमने यहां कौन सा स्वर जोड़ा है? अ जोड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्यंजनों के भेदों की ओर। व्यंजना नाम चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। पहला वर्ग्याः यानी स्पर्शाः वर्णाः, इसे हम वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थाः वर्णाः, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म वर्णाः, ऊष्म व्यंजन। और चौथा है अयोगवाहौ वर्णौ, अयोगवाह वर्ण। चलिए एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिया है वर्ग्याः स्पर्शाः वर्णाः, यानी वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। वर्गीय, वर्ग क्या होता है? जैसे हमने लिया क वर्गः, क वर्ग लिया। इस वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ ये 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्णों के इस समूह को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और इसका नाम इसके पहले वर्ण यानी इस मुखिया के नाम से होता है। यहां पहला वर्ण कौन है? क। तो ये पूरी पंक्ति, ये लाइन कौन सा वर्ग कहलाएगी? क वर्गः यानी क वर्ग। इसी प्रकार दूसरा है च वर्ग, किससे शुरू होगा? च से। इसमें व्यंजन होंगे च, छ, ज, झ, य। तीसरा वर्ग है ट वर्ग, इसमें व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा है त वर्गः यानी त वर्ग। ध्यान रहे जो पहले वर्ण हैं उन्हीं के नाम से इस वर्ग का नाम है। तो इसमें व्यंजन है त, थ, द, ध, न। पांचवां वर्ग है प वर्ग, इसमें व्यंजन है प, फ, ब, भ, म। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, 5 व्यंजन हैं। इस एक पंक्ति को क्या नाम दिया? एक वर्ग। और 5 वर्ग हैं, कुल 25 वर्णों को हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गों वाले व्यंजन हैं ये। इनका दूसरा नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं?
क्योंकि वर्ग्याः अर्थात स्पर्शाः व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। ये वर्गीय व्यंजन स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण अपने उच्चारण स्थान के अनुसार पंचसु वर्गेषु 5 वर्गों में विभक्ताः भवन्ति, विभक्त हैं, बटे हुए हैं। इन सभी 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान 5 अलग अलग तरह के हैं। जैसे हम प वर्ग को ले लेते हैं, इसमें जो व्यंजन हैं इनको बोलेंगे तो ओष्ठ यानी होठों की सहायता से बोले जाएंगे। एक बार बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। तो ये एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण, इनको एक वर्ग में रखा है। इसी तरह से अगर देखें त वर्ग, इनको बोलते समय जिह्वा यानी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। बोल के देखें, त, थ, द, ध, न। इन वर्गों का उच्चारण स्थान एक है। इसी प्रकार से ये एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, ये एक उच्चारण स्थान से, और क वर्ग जो है ये एक उच्चारण स्थान से। तो उच्चारण स्थान के अनुसार इन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, और जो सभी वर्गों का नाम है वो पहले वर्ण इस व्यंजन के नाम से है। ये वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। चलिए, वर्गीय और स्पर्श व्यंजनों को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अंतस्थाः वर्णाः यानी अंतस्थ व्यंजनों की ओर। ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से? य, र, ल, व। चलिए देखते हैं। अंतस्थाः वर्णाः बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। अंतस्थाः वर्णाः, ये अंतस्थ व्यंजन बहुत्र सभी जगह स्वर वर्णानाम स्थाने, स्वर वर्णानाम स्वर वर्णों के स्थाने स्थान पर जायन्ते बनते हैं। ये जो य, र, ल, व ये व्यंजन हैं, ये स्वरों के स्थान पर बनते हैं। अतः एते अर्ध स्वराः इत्यपि उच्यन्ते। अतः यानी इसलिए, एते इन्हें, इन 4 अक्षरों को, इन 4 व्यंजनों को अर्ध स्वराः, अर्ध स्वर, आधे स्वर, ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो य, र, ल, व। क्यों? क्योंकि ये स्वरों के स्थान पर ही बनते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमने उदाहरण लिया है ई प्लस अ। ई के बाद यदि अ आए तो इस ई के स्थान पे बनता है य। कैसा? हलंत। और उसमें जो आगे अ है ये जुड़ेगा, तो पहला जो हमारा ये वर्ण है कौन सा? य। ये बन जाएगा। य प्लस अ क्या बनेगा? य बनेगा। तो किसके स्थान पे बना है य? ई के स्थान पर। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। यदि प्लस अपि, इसके अंत में है ई और इसके शुरू में है अ, दोनों मिलकर य बनाएंगे, शब्द बनेगा यद्यपि। इसी प्रकार र को देखते हैं। री प्लस अ, अगर ऐसी स्थिति हो तो री से क्या बनेगा? र, और उसमें जो अ है वो जुड़ जाएगा, दोनों मिलकर बनेगा ये र। एक उदाहरण देखते हैं। पितृ प्लस आज्ञा, दोनों को मिलाएंगे, री और आ क्या बनेगा? रा, और ये आधा त है, तीनों मिलकर बनेंगे त्रा, पित्राज्ञा। तीसरा व्यंजन है ल, किसके स्थान पे बनेगा? लृ। लृ प्लस अ, तो ये लृ किस में बदलेगा? ल में। उदाहरण देखते हैं। लृ प्लस आकृति ही, लाकृति ही। हमें समझना यही है कि ई के स्थान पर बनता है य, री के स्थान पे बनता है र, लृ के स्थान पे बनता है ल, और अंतिम है व। ये किसके स्थान पे? उ। उ प्लस अ होगा तो बनेगा व। जैसे सु प्लस आगतम, इस उ के स्थान पे क्या बनेगा? व। किससे मिलेगा? आ से, क्या बन जाएगा? वा, स्वागतम। तो ये थे अंतस्थ व्यंजन। आगे बढ़ते हैं ऊष्म वर्णाः, ऊष्म वर्णों की ओर। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊष्म व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समये मुखात उष्णः वायुः निस्सरति। ऊष्म व्यंजन वर्णानाम, ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण समय
उच्चारण करते समय मुखात मुख से उष्ण वायु गर्म हवा, उष्ण वायु किसे कहते हैं? गर्म हवा को। तो गर्म हवा निस्सरती बाहर निकलती है। किन वर्णों को बोलते हैं? ऊष्म व्यंजनों को, जैसे श, श, स, ह। इन्हें बोलेंगे तो गर्म हवा बाहर निकलती है, इसीलिए इनका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों के बाद हम आगे बढ़ते हैं अयोगवाहौ वर्णौ, अर्थात अयोगवाह वर्ण। ये कौन से होते हैं? अंग, अह। ये अलग सा नाम कैसे है? चलिए देखते हैं। अयोगवाह विशिष्टः व्यंजन वर्ण अस्ति। अयोगवाह जो होते हैं वो विशिष्ट व्यंजन यानी विशेष प्रकार के वर्ण होते हैं। कैसे? अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति न तु पश्चात। अत्र मानी यहां, अर्थात अयोगवाह वर्णों को उच्चारणार्थम बोलने के लिए स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति यानी स्वर को इनसे पहले जोड़ा जाता है, न तु पश्चात, न कि बाद में। कोई भी व्यंजन जब हम बोलते हैं तो स्वर को उसके बाद में जोड़ते हैं, जैसे क प्लस अ, दोनों मिलकर क्या बनेगा? क। व्यंजन कौन सा है? क। स्वर कहां जुड़ा? बाद में। लेकिन ये जो अयोगवाह वर्ण हैं, अंग, अह, इनमें क्या है? स्वर पहले जुड़ा हुआ है, इसलिए ये विशिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अत्र द्वौ अयोगवाहौ स्तः। यहां पर दो अयोगवाह है, यानी अयोगवाह दो होते हैं। कौन से? अनुस्वारः, दूसरा है विसर्गः। अनुस्वार और विसर्ग। चलिए देखते हैं स्वर इनसे पहले कैसे जुड़ता है। सबसे पहले लेते हैं अनुस्वार को। तो यदि इसे बोलना हो तो शर्त क्या है? स्वर इससे यहां पहले जुड़ेगा, अ प्लस अनुस्वार। अब यह बोला जाएगा अंग। इसी तरह से विसर्ग, इसको बोलेंगे तो स्वर कहां जुड़ेगा? पहले। क्या बनेगा? अह। तो विशिष्ट व्यंजन हैं, विशेष प्रकार के व्यंजन हैं, इनको बोलने के लिए स्वर पहले जुड़ता है, बाकी सभी व्यंजनों के बाद में जुड़ता है स्वर। इसलिए विशेष व्यंजन होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? अंग, अह। इन दोनों को अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजनैः सह सर्वेषामपि स्वराणाम संयोजनम भवति। व्यंजनैः सह, व्यंजनों के साथ, सर्वेषाम अपि, सभी, स्वराणाम, स्वरों का, संयोजनम भवति, संयोजन होता है। यानी व्यंजनों को बोलते समय उनके साथ सभी स्वर जुड़ते हैं, केवल अ या आ नहीं, सभी जुड़ते हैं। व्यंजनैः सह स्वराणाम संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनैः सह, व्यंजनों के साथ, स्वराणाम संयोजनेन, स्वर जुड़ने से, गुणिताक्षराणि भवन्ति, गुणिताक्षर बनते हैं, जिन्हें हम 12 खड़ी कहते हैं। ये गुणिताक्षर क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। गुणिताक्षराणि, गुणित अक्षर। सबसे पहले हमने समझा कि स्वर कौन कौन से होते हैं। चलिए हम देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं स्वर। अब प्रत्येक स्वर की कोई ना कोई मात्रा होती है। जैसे अ की मात्रा क्या है? अ की मात्रा दिखाई नहीं देती, तो हमें कैसे पता चलेगा ये अ की मात्रा है? एक व्यंजन लेते हैं क। अब इसमें यदि अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क। ये नीचे हलंत है, ये हट जाएगा। तो जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत न हो तो ये समझ लेना उसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। तो हम क को एक बार इस तरह से लिख देते हैं इनकी मात्राओं को समझने के लिए। सबसे पहले देखते हैं आ स्वर की मात्रा कैसी होती है? ये होती है। इसे क में जोड़ेंगे तो का। ई की मात्रा कैसे होती है? ये ई की मात्रा है। इसे क में जोड़ेंगे तो की। इसी प्रकार ये होती है दीर्घ ई की मात्रा। इसे क में जोड़ेंगे तो की। ऊ की मात्रा कैसे होती है? ये जो बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ी होती है, इसे कहते हैं ह्रस्व ऊ, छोटा ऊ। ये क में जुड़ेगी तो बोलेंगे कु। बड़े ऊ की मात्रा यानी दीर्घ ऊ की मात्रा राइट साइड में दाहिनी ओर मुड़ी होती है। ये जब क में जुड़ेगी तो बोलेंगे कु। री की मात्रा ये होती है, क से जोड़ेंगे तो बनेगा क्री। दीर्घ री होती है, उसकी मात्रा इस प्रकार होती है, क में जोड़ेंगे तो बोलेंगे क्री।
ये है लृ, ये मात्रा होती है इस प्रकार से। इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, तो इसे देखकर चिंतित नहीं होना है, केवल समझना है कि ये लृ की मात्रा है, ये लृ स्वर है। इसे हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। अगला है ए, इसकी मात्रा ऐसी होती है, क में जोड़ेंगे तो के। ऐ की मात्रा ये होती है, क में जोड़ेंगे तो कई, ये होती है ओ की मात्रा। क में जोड़ेंगे तो को। औ की मात्रा होती है इस प्रकार से, क में जोड़ेंगे तो कऊ। तो यहां हमने देखा स्वरों की मात्रा व्यंजन से कैसे जुड़ती है, इन्हीं को हम कहते हैं गुणिताक्षर। चलिए एक व्यंजन और लेते हैं, ख। इसमें स्वरों की मात्रा जोड़ेंगे तो ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, 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 खे, खई, खो, खऊ। इस प्रकार इनका उच्चारण होता है। चलिए गुणिताक्षरों को एक एक करके समझते हैं। हमने समझा ये स्वर होते हैं, ये इनकी मात्राएं होती हैं। अब इनको व्यंजन वर्ण से जोड़ेंगे तो इन्हें इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये हमने लिखा क, दूसरा है ख, इसे कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया है। तीसरा है ग, इसमें सभी स्वरों की मात्रा जोड़ेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। घ को कैसे लिखेंगे, इसे इस प्रकार से लिखेंगे। क वर्ग का अंतिम वर्ण होता है ङ, इसे कैसे लिखेंगे, इसे इस प्रकार लिखेंगे ङ, ङ, ङी, ङी। इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। ये था क वर्ग। क वर्ग के बाद हम आगे बढ़ते हैं च वर्ग की ओर। इसमें सभी स्वरों की मात्रा जोड़ेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा। सभी मात्राएं जोड़ने से ये गुणिताक्षर 12 खड़ी बनती है। च के बाद है छ। छात्र इसका अभ्यास करें। ये छात्रों के अभ्यास के लिए हमने यहां पर ये खाली छोड़े हुए हैं, छात्र इनका अभ्यास अवश्य करें। सभी व्यंजनों में स्वर की मात्राओं को जोड़ते चलें और उनका उच्चारण अवश्य करें। च वर्ग के बाद हम आगे बढ़ते हैं ट वर्ग की ओर। ट में सभी स्वरों की मात्राएं जोड़ें तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। यह है ट, इसके बाद आएगा ठ, ठ के बाद है ड, ड के बाद आएगा ढ और ढ के बाद होता है ण। ण में मात्राएं जोड़ेंगे तो ण, णा, णी, णी। इस प्रकार उच्चारण किया जाएगा। छात्रों से पुनः कहता हूं, इन मात्राओं को जोड़ें और बोल बोल कर देखें। ट वर्ग के बाद हम आगे बढ़ते हैं त वर्ग की ओर। त में सभी स्वरों की मात्राएं जोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। त के बाद आता है थ, थ के बाद आएगा द, द के बाद आएगा ध, ध के बाद आता है न। इस प्रकार हमने सभी में ये मात्राएं जोड़ी। छात्रों के लिए रिक्त स्थान दिए हैं। छात्र इन मात्राओं को जोड़ते रहें, इनका अभ्यास करते रहें और इनको बोल बोल कर अवश्य देखें। त वर्ग के बाद हम आगे बढ़ेंगे प वर्ग की ओर। प में हम मात्राएं जोड़ेंगे प, पा, पी, पी। इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। प के बाद आता है फ, फ के बाद लिखेंगे ब, ब के बाद भ, भ के बाद क्या आएगा म। और इन अक्षरों को हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहां पर सभी स्पर्श व्यंजन यानी वर्गीय व्यंजन पूरे हो गए, क से लेकर म तक। वर्गीय व्यंजनों के बाद हम आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजनों की ओर, जैसे य, र, ल और व। इनको हम इस प्रकार से लिखेंगे। य में हमने मात्राएं जोड़कर लिखी हैं र, ल, व। ये छात्र स्वयं अभ्यास करें और इनका उच्चारण अवश्य करें। अंतस्थ व्यंजनों के बाद हम आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजनों की ओर। सबसे पहले श। इसमें हमने सारी मात्राएं जोड़कर यहां लिखी हैं। इन्हीं मात्राओं के अनुसार छात्र इस श में जोड़ें तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। श के बाद आता है स, इसमें मात्राएं जोड़ें और स के बाद आता है ह। इसमें भी ये स्वरों की मात्राएं जोड़कर गुणिताक्षर बनाएं। यहां पर सभी व्यंजनों के साथ हमने ये मात्राएं जोड़ करके गुणिताक्षर बना दिए हैं। यहां तक हमने अ, आ, ई, ओ, औ तक की ये स्वर जोड़े हैं। इसके बाद जो बचते हैं वो बचते हैं अनुस्वार और विसर्ग। इस अनुस्वार को स्वरों के साथ कैसे जोड़ें, कैसे लिखें, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्वर लिखें, उसके ऊपर ये अनुस्वार लगा दें। बोलेंगे कैसे, बोलेंगे अंग, आंग, इंग, इंग, उंग, ऊंग इत्यादि। जैसे क व्यंजन लिया, इसमें अ जोड़ा और इसके बाद हम अनुस्वार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कंग। इसी प्रकार व्यंजन लेंगे क, स्वर जोड़ेंगे आ और ये जोड़ेंगे अनुस्वार तो क्या बनेगा कंग। पहला क्या बोला कंग, जैसे कंगन,
दूसरा क्या बोलेंगे, कांग। इसी प्रकार क में अनुस्वार जोड़ने पर इस प्रकार लिखा जाएगा, कंग, कांग, किंग, किंग, कुंग, कुंग, इस प्रकार से बोलेंगे। तो ये जोड़ा हमने अनुस्वार। अनुस्वार के बाद आगे बढ़ते हैं विसर्ग की ओर। विसर्ग को स्वरों के साथ कैसे जोड़ें? स्वर के बाद में लिखा जाएगा विसर्ग, आह, आह, इही, इही, इस प्रकार से। एक उदाहरण देखते हैं। क व्यंजन है, इसके साथ स्वर जोड़ा अ और स्वर के बाद में जुड़ता है विसर्ग। क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट व्यंजन है, अयोग वा है, तो ये तीनों मिलकर बनेगा कह। इसी प्रकार से व्यंजन है क, स्वर ले लिया आ, विसर्ग यदि जोड़ेंगे तीनों मिलकर बनेंगे काहा। क के साथ सभी स्वर जोड़ेंगे और बाद में विसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा इस प्रकार से। कैसे बोलेंगे? कह, काहा, कीही, कीही, कुहू, कुहू, इस प्रकार से। तो ये अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ने के बाद हमने क, ख इत्यादि के ये रूप बनाए। आप अन्य व्यंजनों के साथ में भी इन्हें जोड़कर अभ्यास करें। अनुस्वार और विसर्ग के बाद हम आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजनानी, संयुक्त व्यंजनों की ओर। ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया रूप बन जाता है, जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, द्य। सबसे पहले हमने लिया क्ष। ये कब बनता है? जब क व्यंजन हो, श हो और अ जुड़े, तीनों मिलकर बनते हैं क्ष। यदि हमने यहां अ लिखा है तो यह क्ष बनेगा। यदि क, श और आ जोड़ दें तो क्या बनेगा?क्षा। ध्यान रहे, स्वर जैसे जुड़ेगा वैसे ही इसकी मात्राएं भी बनती रहेंगी। चलिए अगला जो व्यंजन है त्र, उसे देखते हैं। ये किन से बनता है? त, र और अ से। तीनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? त्र। इसी प्रकार अगला जो संयुक्त व्यंजन है वो है ज्ञ। ये किससे बनता है? ज, दूसरा है य और तीसरा है अ। तीनों मिलकर बनेंगे ज्ञ। चौथा है द्य। ये किससे बनता है? द, दूसरा है य और तीसरा है अ। तीनों मिलेंगे तो द्य। चलिए कुछ शब्द देखते हैं जिनमें इन अक्षरों का प्रयोग होता है। जैसे पहला है क्ष, तो एक शब्द लिखते हैं कक्षा। इसक्षा में आ की मात्रा है। इस व्यंजन को बोलेंगे कैसे? क बोलने के लिए तैयार हो और श का उच्चारण करें, क्ष। इसी प्रकार त बोलने के लिए तैयार हो और र बोलें, त्र। इस प्रकार इनका उच्चारण होता है। चलिए अन्य शब्द देखते हैं। जैसे पत्रम, इसमें क्या है? त्र। इसी प्रकार से ज्ञानम, ज्ञ और अंतिम है विद्या, इसमें है द्या। इसको धा न बोलें, विधा न बोलें। यह द्य, द और य से बनता है। क्या बोलेंगे इस शब्द को? विद्या। संयुक्त व्यंजनों के बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है एवमेव सर्वेषाम व्यंजनानाम सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। ये तो हमने 4 संयुक्त व्यंजन देखे हैं जो 2 व्यंजन बनते ही नया रूप बना लेते हैं। इस प्रकार कोई भी 2 व्यंजन आपस में मिल सकते हैं, लेकिन उनका नया रूप नहीं बनेगा, वो अलग तरीके से लिखे जाएंगे। एक आधा लिखा जाएगा, एक पूरा लिखा जाएगा। जैसे क व्यंजन है आधा, इसके बाद यदि य आ जाए तो दोनों को मिलाकर कैसे लिखेंगे? क्या। कोई शब्द देखें जैसे चाणक्य। इसी प्रकार र हलंत हो, इसमें स्वर न हो, और इसके बाद कोई व्यंजन पूरा जिसमें स्वर हो तो ये र उसके ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से कोई शब्द बताइए जैसे अर्णवः, कर्ण, धर्म इत्यादि। इसी तरह से न हलंत हो, इसके बाद त्र आए तो ये कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से। जैसे मंत्रः। इसी प्रकार क हलंत हो, इसके बाद र, इसमें स्वर हो, ये र पूरा हो तो ये र इसके नीचे इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? क्र। शब्द जैसे क्रमः, प्रकाशः, तो प्रकाश में प्र, यहां पर क्र, ये इनसे मिलकर बना है। इसी प्रकार द हलंत हो, म पूरा हो तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे पद्मम। इसी प्रकार से आधा न हो, आधा द हो और फिर पूरा र हो तो इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे इंद्रः। इसी तरह से श, ठ और य तीनों मिलकर इस प्रकार लिखे जाएंगे। शब्द लिखा है ओष्ठ्यः, यानी ओष्ठ से संबंधित। इसी प्रकार से आधा न, आधा ध और य शब्द लिखेंगे संध्या।
इसी प्रकार से श, ट और र तीनों इस प्रकार से लिखे जाएंगे। एक शब्द लिखते हैं उष्ट्राह यानी ऊंट, तो इसमें ये 3 व्यंजन मिलकर ऐसे लिखे हुए हैं। ध्यान रहे, एतानी संयुक्त व्यंजनानी नवीनाः वर्णाः न संति। ये जो मिलकर के बने हुए हैं ये कोई नए वर्ण नहीं हैं, बस इनके लिखने का तरीका है कि र आधा होगा तो ऊपर जाएगा, र से पहले का व्यंजन आधा होगा तो र उसके नीचे जाएगा। इस प्रकार से इनको लिखने का तरीका है। प्रिय छात्रों, ये था संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।